So hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good. So welcome to the class. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ PYQs करेंगे फ्रॉम योर महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम। और 2026 का एग्ज़ाम बस अभी कुछ ही दिनों में है। सो डेफिनेटली आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। तो आज अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, विद द कंसेप्ट रिविजन ऑल्सो, ठीक है। सो बी देयर एंड शेयर द लिंक एज मच एज पॉसिबल, गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इज फ्रॉम योर जेनेटिक्स हम बोल सकते हैं, है ना। ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन है, फाजेस आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इकोलाई डोनर स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप serine plus, glycine plus, leucine plus and used to transduce a recipient of genotype, जो सारे माइनस है। The treated recipient population is plated on a minimal medium supplemented with leucine and serine. Many colonies grew. Which of one of the following combination of genotype is appropriate for the colonies that grew? ठीक है। इन्फेक्टेड इकोलाई स्ट्रेन से हमारे पास इट इज टेकन फाज, जहाँ पर हमने देखा कि जीनोटाइप सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन है और उसको जो वो प्रेजेंट है उसको हमने ट्रांसड्यूस किया है एक रेसिपिएंट पे जहाँ पर दिस इज नेगेटिव, यानी हमको अब इसको पॉजिटिव करना है, इजंट इट। साथ साथ में ये भी दिया है कि जो रेसिपिएंट पॉपुलेशन है उसको ऑलरेडी मिनिमल मीडियम प्रोवाइड किया गया है सीरीन और ल्यूसिन से, यानी दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। यानी यदि वो नहीं भी गया तो भी इट्स ओके क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड। तो अभी हमको क्या चाहिए, यदि कॉलोनीज अप्रोप्रिएट कॉलोनीज बननी है तो सीरीन, ल्यूसिन तो इट इज प्रोवाइडेड, सो व्हाट इज नेसेसरी, ग्लाइसिन इज मस्ट। ये जाना चाहिए, तभी प्रॉपर हम बोलेंगे अप्रोप्रिएट कॉलोनीज ग्रीव होगी। तो ऑप्शन में बस हमको उसी पे फोकस करना है, सीरेन ल्यूसिन को यहाँ पर देखना ही नहीं है। इधर देखो बेटा, ग्लाइसिन माइनस और ग्लाइसिन माइनस है तो अब ये नहीं करोगे। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी ट्रांसड्यूस हो गया है तो प्लस है, यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस है तो आपको ये भी नहीं देखना है। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी आपको यहाँ पर सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन तीनों देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको ग्लाइसिन पे फोकस करना था क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि मिनिमल मीडियम में सप्लीमेंटेड क्या है, क्या दिया गया है उसको, ल्यूसिन और सेरीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, गॉट इट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेमेलियन बिलो। इनकरेक्ट बताना है। Very small quantity of oxygen is transported as dissolved plasma, is dissolved in plasma. प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है ना। नियरली हम कहेंगे कि 3% जितना ही होगा ऑक्सीजन जो कि डिसॉल्व स्टेट में पास ट्रांसपोर्ट होता है। स्टूडेंट्स, ज्यादातर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इट इज बाउंड विथ हीमोग्लोबिन, isn't it? तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। क्या CO2 भी बहुत कम से कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम ट्रांसपोर्ट देखें स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट नियरली 20 to 25% जितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो गए, राइट। 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका ट्रांसपोर्ट होता है एज अ बाइकार्बोनेट आयन, और बचा कितना आपका 5 से 10% हम बोल सकते हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड फेवर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है कि ब्लड में CO2 का लेवल यदि बढ़ेगा, राइट,
तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी अनलोडिंग ज्यादा होगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा टिश्यू में। ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव, हमने पढ़ा है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट में हम यही देखते हैं ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है या फिर H+ आयन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पीएच इंक्रीज होता है, राइट। पीएच बढ़ेगा कि कम होगा, सॉरी पीएच लोअर हो जाएंगे, H+ आयन बढ़ेगा तो, राइट, H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच हमारा कम हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बोर्स इफेक्ट यही बताता है कि जिसके कारण ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, अनलोड कर देता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाउंड फॉर्म विथ हीमोग्लोबिन। नहीं, हीमोग्लोबिन से होता है ट्रांसपोर्ट बट नॉट मैक्सिमम, इट इज 20-25%, मैक्सिमम वो होता है इन अ फॉर्म ऑफ bicarbonate ion. Got it? The correct answer था option D for this question. The next question is, the following are certain statements regarding secondary metabolites found in plants. यहाँ पर भी हमको false वाला statement बताना है। पहला है कि alkaloids are nitrogen containing compound, ये बिल्कुल सही है, alkaloids are nitrogen containing compound, it is correct. All terpenes are derived from 5 carbon isoprene unit, yes, ये भी बिल्कुल सही है, 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट से ये सारे टर्पेन्स डिराइव होते हैं, isn't it? Flavonoids contain 15 carbon arranged in 2 aromatic rings connected by 3 carbon bridge. और लास्ट बोल रहा है phenylalanine is an intermediate in the biosynthesis of most plant alkaloids. प्लांट एल्केलॉइड्स की बायोसिंथेसिस में हम phenylalanine एज एन इंटरमीडिएट तो देखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स most of the plant alkaloids you cannot say कि phenylalanine ही इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर टाइरोसिन, यस, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन है, isn't it, ऑर्निथिन है, ये सारे भी एज एन इंटरमीडिएट देखे जाते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट एल्केलॉइड। गॉट इट? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दैट इज फॉल्स, इसीलिए हमको इसी को करेक्ट करना है, ऑप्शन डी। क्या सी सही है? सी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। फ्लेवेनॉइड्स यदि आप देखोगे तो 15 कार्बन का होता है, isn't it? 15 कार्बन स्केलेटन होता है, 2 बेंजीन रिंग्स होती है जो कि लिंक्ड होती है पायरन रिंग से, ये ए और बी, ये पहली बेंजीन रिंग और ये दूसरी रिंग जो कि लिंक्ड होती है, ये क्लोज्ड पायरन रिंग आपको दिख रहा है, इससे लिंक्ड होती है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये आपको जो दिया है यहाँ पर वो वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। तो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको गलत वाला स्टेटमेंट चुनना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई सी, अगला क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनाएरोबिक कंडीशन में द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड विल बी। पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिक फेट क्या होगा इफ देयर इज नो ऑक्सीजन? इट्स पार्शियल ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, it will be utilized for reoxidation of NADH, or it will be utilized depending upon the energy need. Now I think बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर आना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि हम कहते हैं तो पायरुवेट जो होता है क्या करेगा, पायरुवेट फर्मेंटेशन करवाता है, इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन, राइट। दो तरह से काम होता है एक्चुअली हम देखें तो, एक तो पायरुवेट से आपका लैक्टिक एसिड बनेगी, एम आई राइट, या फिर ये होता है एनिमल्स में, और ईस्ट में हम देखेंगे कि इथेनॉल बनेगा, CO2 रिलीज होगा। ये कब होता है, ये होता है ईस्ट में, ये होता है एनिमल्स में, isn't it? तो ये केस में क्या होता है एक्चुअली, इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएगा,
इट विल बी यूटिलाइज फॉर रीऑक्सीडेशन या फिर इट विल यूटिलाइज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी नीड। ये प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है एनारोबिक कंडीशन में, यहाँ पर NAD जो है ये जो बनेगा, राइट, पायरुवेट अंडर फर्मेंटेशन कराएगा जहां पर NADH से अगेन हम कहेंगे कि NAD फॉर्म होता है, और ये NAD जो है स्टूडेंट्स, NAD रिसाइकल्ड होता है कहां पर, ग्लाइकोलिसिस के लिए। हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में दिस इज यूटिलाइज्ड, राइट, तो ये NAD को वापस से रिसाइकल बैक किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस में NAD रिड्यूस्ड होता है NADH में, राइट, ग्लूकोज स्प्लिट होता है पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट यदि एरोबिक कंडीशन रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये TCA साइकिल हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, इट विल बी यूज्ड देयर, इजंट इट। लेकिन एनारोबिक कंडीशन है तो क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बनाएगा, and the NAD which will be there it will be recycled back, ठीक है, ताकि वो कहाँ पर यूज हो सके, वापस से ग्लाइकोलिसिस में यूज होके और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता है ना। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन गलत हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा पायरुवेट का, जब एरोबिक कंडीशन रहेगा, एनारोबिक में नहीं होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में होता है, लेकिन अगेन इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, रहा नहीं रहा उससे उसको ग्लाइकोलिसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, again a basic question, during which one of the following stages of meiosis does the synaptonemal complex break down leading to the separation of two homologous chromosomes, zygotin, पैचिटिन, डिप्लोटिन या फिर डाइकाइनेसिस। यदि मैं इसकी बात करूं प्रोफेज फेज जो है हमारा, इजंट इट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इस तरह से स्टेजेस देखने को मिलते हैं, इजंट इट। लेप्टोटीन में हम क्या देखते हैं, जो प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होता है, राइट, जितना जो क्रोमोसोम्स है अब ये कंडेंसेशन इनका शुरू होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, पास पास में आ जाते हैं, दे विल फॉर्म अगेन अ थिक स्ट्रक्चर है, इजंट इट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है स्टूडेंट, जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है ना, इन्हें सिनेप्सिस बनना शुरू हो जाता है। जिस सिनेप्सिस यानी क्या हो गया, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है अब वो पेयर अप होंगे, कैन यू सी दैट, इजंट इट। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेज इज योर पैचिटिन। पैचिटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ये ना हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये पूरी तरह से फॉर्म्ड होगा और अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके बाद में आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में ये कॉम्प्लेक्स है अगेन सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इट विल बी ब्रेक, राइट, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक्सेप्ट क्या होगा, एक ही जगह पर वो कनेक्टेड रहेंगे जिसको हम बोलेंगे चाइज़मा, है ना। ये कहां पर कनेक्टेड रहेंगे, एक ही जगह में कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज चाइज़मा। तो चाइज़मा फॉर्मेशन होगा डिप्लोटीन में। और लास्ट जहां पर प्रोफेज का लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स होना शुरू हो जाती है। इन्हें फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 का। चाइज़मा भी हमारा चाइज़मा शिफ्ट होगा और न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, डिसअपियर होगी, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कि ब्रेकडाउन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेकडाउन का हो रहा था डिप्लोटीन स्टेज, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जाइगोटिन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, सिनेप्सिस बन रहा है, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है,
डिप्लोटीन में कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है और डायकाइनेसिस में हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। द नेक्स्ट वन, which of the following statement about embryo sac in the plant is not correct? अगेन इनकरेक्ट बताना है। पहला है एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, क्या ये सही है? देखो इनकरेक्ट बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। टिपिकल एंजियोस्पर्म का जब हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट रहता है, यस और नो? टिपिकल यदि हम देखें तो जनरली यदि हम देखें तो ये स्टेटमेंट सही है, हमको जो सही नहीं है वो बताना है। प्लूम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम 4 मेगास्पोर न्यूक्लिया, क्या ये सही है? यस। प्लूम्बैगो टाइप जो होता है एम्ब्रियो सैक, क्या? यस, इट इज अगेन मेड अप ऑफ 4 मेगास्पोर न्यूक्लिया, बिल्कुल सही है। ये भी 8 न्यूक्लिएट, लेकिन 4 सेल्ड हम बोलेंगे, राइट? Synergids are elongated cells present at a micropylar end of the embryo sac, क्या ये सही है? ये भी सही है। इस तरह से यदि हम सैक बना रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो हो गया आपका ऊपर का चलाजल एंड, राइट, और दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, माइक्रोपाइलर। बीच में या फिर यहाँ पर आप देखो, मेनली यदि मैं ये देखूं तो यहाँ पर इट इज लाइक दिस, राइट, और यहाँ पर हम ऐसा कुछ देखेंगे। ये क्या होता है, दिस विल बी द एग, और माइक्रोपाइलर एंड पे ये दो जो होता है क्या है, ये सिनर्जिड्स है, एम आई राइट? ऊपर के ये तीनों को हम क्या कहेंगे, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। क्वेश्चन क्या बोला है, सिनर्जिड्स आर इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये भी सही है, ये भी सही था, तो अभी नॉट करेक्ट क्या होगा, यही होना चाहिए। पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ऑफ अ टेट्राड एंड इज 8 न्यूक्लिएट। बेटा 8 न्यूक्लिएट तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल पार्ट दे दिया कि भी जो पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो है, दिस इज स्टूडेंट्स 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड ही होता है, बट अगेन इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। ये कहां से डिराइव्ड होता है, ये डिराइव्ड होता है चिलाजल एंड से। माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ये केस में डीजेनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, समझ में आया? देखो अभी एक बार का मैंने ये टेबल आप लोगों को दिया है, इसीलिए दिया है, इट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल। जब हम मोनोस्पोरिक की बात कर रहे हैं तो उसमें आप पॉलीगोनियम और ओएंथेरा दोनों को एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो। पॉलीगोनम में एग्जाम्पल पॉलीगोनम कैप्सुला हो गया, और ओएंथेरा का तो ओएंथेरा ही है। देखो 7 सेल्ड ही है पॉलीगोनम, 8 न्यूक्लिएटेड है। ओएंथेरा में अलग चीज आ जाती है, 4 न्यूक्लिएट और 4 सेल्ड ही होता है, राइट? अब यहाँ देखो मेगास्पोर एंड क्या रहेगा, यहाँ पर चलाजल एंड होता है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होता है। उसके बाद में यदि आप बायोस्पोरिक में देखोगे तो एलियम इज अ गुड एग्जांपल, एलियम हो गया, एंडीमायन हो गया, सीलिया हो गया, इजंट इट? दे आर आल्सो 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्स, चलाजल डायड्स, इट वुड बी द फंक्शनल मेगास्पोर। सिमिलरली एडेक्सो की बात करें, एडोक्सा स्टूडेंट्स ऑल 4 न्यूक्लिएट इज यूज्ड देयर। फ्रिटिलेरिया में आप देख सकते हो चारों न्यूक्लियर रहेंगे, लेकिन 3 चैलेंजर एंड का और 1 माइक्रोपाइलर से, इस तरह से यूज्ड होगा। तो दिस टेबल वुड बी यूजफुल फॉर यू। देखो प्लूम्बैगो भी बताया है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। प्लूम्बैगो कैसा है, टेट्रास्पोरिक है, 8 न्यूक्लिएट 4 सेल, isn't it? तो आई थिंक दिस टेबल इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन डी, दैट इज नॉट करेक्ट, इसीलिए वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इंचिक गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व्स इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स थ्रू द, गैस्ट्रुलेशन में जो इनवर्ड मूवमेंट होता है सेल्स का, ये किसके थ्रू होता है? ब्लास्टोनम है, यॉक है, क्लीवेज फरो है, या फिर प्रिमिटिव स्ट्रिक है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स चिक में हम देखते हैं कि देयर इज यॉक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक रहता है, तो चिक क्लीवेज जो होता है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक स्मॉल एरिया में, डिस्क शेप एरिया हो जाता है वो, जिसके कारण वहां पे एक फ्लैट ब्लास्टोडम बन जाता है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट रहता है एपीब्लास्ट के ऊपर वाला पार्ट, वो आता है कहां पर, कन्वर्ज हो जाता है, बीच की साइड में आएगा, राइट, और वो अंदर की तरफ इनवर्ड की तरफ मूव होगा थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रिक ग्रूव, राइट। तो ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, ये मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रिक। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हार्ट मसल्स नॉर्मली कैन नॉट बी टेटेनाइज्ड, यानी टेटेनाइज्ड बोला है एक तरह से हम कहेंगे कि कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन करते रहना, कंटिन्यूसली। So it cannot be tetanized because it receives oxygen directly from the blood it pumps. Its absolute refractory period is long. It does not contain more calcium. It does not possess calcium channel. देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। यदि आपने जब हम हार्ट पढ़ते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल भी जब देखते हैं तो हमको पता है कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट, isn't it? Calcium is very important there, right? In case of heart contraction there, A वाला बोला it receives oxygen directly from the blood it pumps, इसीलिए हार्ट मसल्स टिटेनाइज नहीं होते, ये कोई रीजन है क्या? या फिर इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज लॉन्ग। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज दैट इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज लॉन्ग। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समय में सेकेंड स्टिमुलस रिसीव नहीं कर पाता है, isn't it? यानी जब एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी समय में सेकेंड स्टिमुलस नहीं आएगा, जिसके कारण फोर्सफुली हम बोल सकते हैं कि दूसरा पार्ट उसका क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जहां पर ब्लड फील हो रहा है। यानी वेंट्रिकल आपका जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियम हमको पता है रिलैक्स होता है, ब्लड वहां पर फिल्ड अप होता है एट्रियम, isn't it? ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये नहीं होता लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड तो क्या हो सकता था, अगेन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकेंड स्टिमुलस आ गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटेटनाइज्ड अगेन वी कैन से इट कुड बी देयर, लेकिन ये नहीं हो रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, in which of the following evolutionary process random changes in allele frequency can lead to loss of genetic diversity? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से केस में यदि allele फ्रीक्वेंसी में चेंज है रैंडमली तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है। रिकॉम्बिनेंट इवेंट, रिकॉम्बिनेंट इवेंट में क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर तो जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज हो गए ना, राइट। जीन फ्लो में अगेन हम बोलेंगे कि जीन का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रही एलील्स, तो यहाँ पर तो नए नए एलील्स और ऐड होंगे। यहाँ पर हमको बताना है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन, स्पॉन्टेनियस या फिर नेचुरल सिलेक्शन यदि हम कहेंगे तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल रिप्रोडक्शन वाले चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी स्टूडेंट्स हमको पता है कि रैंडमली फ्लक्चुएशंस जब होता है अलील्स में, एकदम से ऐसे ही अलील फ्लक्चुएशंस होता है अलील फ्रीक्वेंसीज में स्टूडेंट्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये रैंडमली हो रहे हैं, डायरेक्शनल लेस हो रहे हैं, तो कुछ जीन वेरिएंट्स क्या होते हैं इसमें से एलिमिनेट भी हो जाते हैं। यदि एलिमिनेट हो गए सो देयर कुड बी लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, लेकिन सेट एग्जाम्स में काफी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसीलिए आप लोग पीवाईक्यूज भी जितने ज्यादा करो, प्रैक्टिस करते रहो, उतना ज्यादा अच्छा है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन।
मैच द एंटीबायोटिक्स विद द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। अगेन ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, यदि आपको पढ़ा है तो ही आप इसको कर पाओगे, बट यस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं होती है, तो यू कैन टेक अ चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन, इजंट इट। कौन कौन सी आपको एंटीबायोटिक्स दिए यहाँ पर? गेटिफ्लॉक्सेसिन, एसिक्लोविर, मेफ्लोक्विन और राइसोफ्लुविन, राइट। अभी गेटिफ्लॉक्सेसिन जो है स्टूडेंट्स, इट इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। वन का भी आपको 2 में दिया है, अच्छा 3 में दिया है, चलो ठीक है, तो ऑप्शन 3 को क्रॉस कर दो। एसिक्लोविर जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज एंटीवायरल, एंटीवायरल यहाँ पर ये दिया है। 2 का सी एक में ही है, तो इसी से हमारा आंसर आ सकता है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं। एंटी प्रोटोजोल यानी स्पेसिफिकली एंटी मलेरियल एजेंट यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जो मेफ्लोक्विन है, इसी से समझ में आता है इट इज एंटी मलेरिया, तो एंटी प्रोटोजोल यहाँ पर दिया ही है उसने। 3 का डी भी यहाँ पर दिया है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, right? Now moving for the next one. In the prokaryotic protein synthesis, initiation site of mRNA consists of dash codon preceded by dash. The correct answer is directly option 1. मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में यदि हम कहेंगे कि जो स्टार्ट कोडॉन है या फिर इनिशिएशन कोडॉन है, वो कौन सा होता है? AUG ही होता है, राइट, जो कि सिग्नल देता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्ट हो जाए, बिगिनिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जनरली ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एफमेट या फिर एन फॉर्मल मिथियोनिन को क्या करता है स्टूडेंट्स? कोड करता है, राइट। इसके अलावा अब ये यदि हमको इतना भी पता था तो और सारे ऑप्शन में ये एक में ही दिया है, और ये बहुत ही बेसिक था। सो कोडॉन प्रिसीडेड बाय क्या? शाइन, डेलगैमो, पॉलीप्यूरिन, हेक्सामर। ये एक हेक्सामर है स्टूडेंट्स, जनरली AGG इस तरह से आपको उसको ध्यान में रखना है, राइट। या फिर हम कहेंगे कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ये प्यूरिन रिच रीजन होता है स्टूडेंट्स, जो कि अपस्ट्रीम रहता है AUG के, नियरली 6 to 8 बेसिस आप रख दो तो वहां पर। और ये नॉर्मली क्या गाइड करता है? जो अपना राइबोसोमल यूनिट होता है, सब यूनिट होता है, उसको एग्जैक्ट पोजीशनिंग देगा, यस, ताकि प्रॉपर ट्रांसलेशन कर सके, इसलिए हम राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is, which of the following sigma subunit of prokaryotic RNA polymerase is responsible for transcription of housekeeping genes? आपको सिग्मा 32, 54, 70 और 28 बोला है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? कौन सा सिग्मा सब यूनिट हाउसकीपिंग जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यदि हम ये सारे सिग्मा फैक्टर, एक तरह से क्या है स्टूडेंट्स? एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सब यूनिट होती है, राइट, जो किस लिए जरूरी होती है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो जरूरी होती है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज अ सिग्मा। अब यहाँ पर अलग अलग सिग्मास दिए। सिग्मा 32 यदि बात करें स्टूडेंट्स, तो सिग्मा 32 जनरली हीट शॉक जीन है, यस, उसका ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम आता है। सिग्मा 54 नाइट्रोजन रेगुलेटेड जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिग्मा 70 इज फॉर हाउस कीपिंग, यस, हाउसकीपिंग जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो 28 है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर फ्लैजेला सिंथेसिस एंड कीमोटेक्सिस। देखो अगली बार यदि आता है क्वेश्चन और आपको इनमें से कोई
पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो लेकिन ये क्वेश्चन के लिए क्योंकि यहाँ पे हाउसकीपिंग बोला है तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, Arabidopsis NHX1 gene encodes a tonoplast sodium proton antiporter used to develop transgenic plants to improve, यानी ये एंटीपोर्टर क्या इम्प्रूव करा सकता है? ड्रॉट टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, पैथोजन रेजिस्टेंस। ये एंटीपोर्टर है, यानी सोडियम एक साइड जाएगा तो H+ दूसरी साइड जाएगा, इजंट इट? सोडियम आ गया तो हमारे को सोडियम आयन, यानी वी कैन गो विथ सॉल्ट, राइट? अब ये एंटीपोर्टर का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एंटीपोर्टर सोडियम प्रोटॉन जो है सेल के बाहर में एटीपेज होता है, राइट? H+ एटीपेज जो कि प्रोटॉन को वहां पर बहुत ज्यादा जमा करवा के रखता है। अब ये प्रोटॉन क्या होते हैं? H+ आयन एंटर करता है कहां पर स्टूडेंट्स? साइटोसोल में, राइट, थ्रू दिस एंटीपोर्टर। और सोडियम जो है ये साइटोसोल से कहां पर आता है? ये साइटोसोल से आता है वैक्यूल में, यानी ये आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है साइटोसोल से, ये साइटोसोल के अंदर जा रहा है, राइट? अब सोडियम अंदर से बाहर आ रहा है, हम क्यों कर रहे हैं उसको? ताकि उसका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ जाए, टॉक्सिसिटी ना बढ़ा दे वो साइटोसोल में, राइट? इस तरह से प्लांट प्रॉपर फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ कर सके when there is a high salinity condition, यानी जब सॉल्ट स्ट्रेस रहेगा, सैलिनिटी स्ट्रेस रहेगा, तो ये N+ बढ़ जाएगा ना साइटोसोल में, तो ये एंटीपोर्टर ये N+ को साइटोसोल से वैक्यूल में बाहर निकाल देता है ताकि सेल को ज्यादा डैमेज ना हो जाए और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस ग्रोथ मैकेनिज्म चलती रहे सेल। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसी तरह से ये पीएच बैलेंस में भी हेल्प करता है विद इन द वैक्यूल एंड साइटोसोल। जहां पर भी गड़बड़ पीएच हो रहा है, जहां पर भी, इजंट इट? तो H+ को अंदर बाहर करने में इट वुड बी यूजफुल देयर। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज सैलिनिटी टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ड्रॉट में भी यूजफुल हो सकता है, बट मेनली यदि हम बात करेंगे तो सैलिनिटी टॉलरेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है? Next question, which one is not an agglutination test? Again, Vidal test है, Coombs test है, Montauk's test है, and blood group test है। I think blood group test सभी को पता है, agglutination test ही है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसके कारण क्लम्प फॉर्म होता है, उसी को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। All the groups, blood groups have the different antigens, right? उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज रहती है, सो इन्हें जब जो कंबाइन हो जाते हैं तो एग्लूटिनेशन फॉर्म होता है। तो दिस इज एन एग्लूटिनेशन टेस्ट। विडाल टेस्ट एक तरह से किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स? टाइफॉइड के लिए। कूम्स टेस्ट और मॉन्टक्स टेस्ट, कोई बताएगा कौन सी टेस्ट है? मॉन्टक्स टेस्ट को एक और नाम दिया जाता है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, या फिर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो हम बोलते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके रिलेटेड दिस मॉन्टक्स टेस्ट इज देयर, वेरी सॉरी। विडाल टेस्ट जैसे मैंने कहा इट इज फॉर द टाइफॉइड, राइट? इसको एक और नाम से हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरम, देखो अभी नाम में आ गया, एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसका मतलब एग्लूटिनेशन तो ये करवा रहा है, so this is also agglutination, isn't it? यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड सीरम में मिक्स किया जाता है एक सैल्मोनेला एंटीजेंस को, अगेन इट इज टाइफॉइड, है ना? स्टैंडर्डाइज सैल्मोनेला एंटीजन को इसमें मिक्स किया जाता है। एंटीबॉडीज यदि रहती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ये उसके साथ में बाइंड कर लेगी और वहां पर अगेन एग्लूटिनेशन होता है, isn't it? So this is Vidal test. Coombs test जो है स्टूडेंट्स, या फिर Coombs reagent जो होता है, ये भी क्या करता है? एंटीबॉडीज के साथ में बाइंड करता है, राइट?
So it is again an agglutination test, right? कुम्स टेस्ट को एक और नाम है, that is anti-globulin test. तो आरबीसीज के ऊपर जो एंटीबॉडीज कोटेड रहती है, इसके साथ में कुम्स रिएजेंट जाकर बाइंड करता है और क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन देखा जाता है. ये जनरली कुम्स टेस्ट क्यों की जाती है कि यदि किसी तरह की यदि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया वाला कंडीशन है, वो देखने के लिए ये टेस्ट जनरली की जाती है. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो अब आंसर कौन सा आएगा? ये तीनों में एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो मोन्टक्स में एग्लूटिनेशन नहीं होता. यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीजन अगेन जब इंसर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहाँ पर एग्लूटिनेशन वाला केस नहीं होता है, राइट. एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है अंडर द स्किन और बाद में 48 to 72 आवर्स तक वेट करके उसके उतने समय में देखा जाता है जहां पर भी वो इंजेक्ट किया जाता है वहां पर एक मार्किंग की जाती है और वहां पर कितनी स्वेलिंग है, कितना रेडनेस है, उसके बेसिस पे वो टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखी जाती है, राइट. तो यहाँ पे किसी भी तरह का एग्लूटिनेशन नहीं होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज मोन्टक्स टेस्ट. The next question is, which of the following statement about the phytochrome is not correct? Phytochrome के related कौन सा statement correct नहीं है? पहला है phytochrome contains PAS, GAF, PHY, PRD domains. Phytochrome is a light regulated protein kinase. It's are encoded by a multigene family and phytochrome are normally found in a chloroplast. यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स तो ये आप देख सकते हो फाइटोक्रोम में फोटोसेंसरी डोमेन और रेगुलेटरी डोमेन होता है जो कि ज्वाइंट होता है हिंज रीजन से. फोटोसेंसरी डोमेन में पैस, गैफ, पीएचवाई होता है. रेगुलेटरी डोमेन में पीआरडी और एचकेआरडी डोमेन होते हैं स्टूडेंट्स, राइट. यहाँ पर जो आपका क्रोमोफोर अटैच्ड होता है थायोईथर लिंकेज से, दैट इज फाइटोक्रोमोबिलिन इज द क्रोमोफोर देयर. ये कैसे बाइंड होता है? थायोईथर लिंकेज से. देखो ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, isn't it? डायमर जरूरी है, isn't it? अब तो पहला वाला, अच्छा सॉरी, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है. पैस, गैफ, पीएचवाई, पीआरडी सारे डोमेन्स है. क्या ये लाइट रेगुलेटेड प्रोटीन काइनेज है? यस, इट इज लाइट रेगुलेटेड प्रोटीन काइनेज, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज. They are encoded by multigene family. Yes, हमने PHY-A, PHY-B, PHY-C, PHY-D, E तक हम इसको देखते हैं. Yes or no? So multigene family भी है तो बचा क्या जो नॉट करेक्ट है? Phytochromes are normally found in, no, it is not found in chloroplast. यदि inactive condition में है तो ये हमको साइटोसोल में मिलेंगे, राइट. जब ये एक्टिव हो जाते हैं तब ये कहां पर आ जाते हैं? न्यूक्लियस में, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट देयर. मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म? कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है? अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है पहले ये देख लेते हैं, isn't it? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉट डॉट से भी डोनेट करते हैं, है ना. यहाँ जनरली हम क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, राइट, जो कि इंटरैक्ट करेगा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम पहले क्या करता है? कोवेलेंटली बाइंड करता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, राइट, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म होता है किसके साथ में? जो उसके साथ में बाजू वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास में लोन पेयर है उससे. तो ये देखो ये पार्शियल बॉन्ड्स बन जाते हैं, चार्ज बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो इन दोनों की बाइंडिंग होती है, yes, this is what is called as hydrogen bond.
आई थिंक दिस इज क्लियर. अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है. पहला दिया है कि इट इज नॉट फॉर्म होता है, वो पूछा है बिटवीन वाटर एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड. क्या होता है, क्या वाटर H2O और अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड दैट इज योर NH2 या फिर NH3 जब हम बात करेंगे. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स NH जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर नाइट्रोजन है, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, isn't it? तो इट इज अ पोलर NH बॉन्ड जहां पर नाइट्रोजन क्या करता है, एक तरह से डोनर का काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर देता है. और वाटर का काम क्या है, वाटर यहाँ पर एक्सेप्ट करता है, राइट. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. कार्बोनिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ये तो बहुत ही बेसिक है ना. कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रोटीन में, ये तो बेटा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए. अल्फा हेलाइस, बीटा शीट्स, isn't it? इस तरह का बॉन्ड जो बनता है. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. कैन यू से दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, या फिर बिटवीन द मिथाइल ग्रुप ऑफ एलानिन एंड वाटर. एनीवन, मिथाइल ग्रुप में जो CH3 है, अगेन इट इज हैविंग अ नॉन पोलर बॉन्ड. C और H का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है. क्लोरीन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, राइट. तो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर वाला चीज नहीं होगा. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल भी यदि आप बात करते हो तो यहाँ पर भी पोलर बॉन्ड है OH में, isn't it? इलेक्ट्रोनेगेटिव अगेन, सो दैट बॉन्ड कुड बी ऑल्सो फॉर्म एंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन. क्लासिकली प्रियॉन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एजेंट कॉजिंग व्हाट. अब प्रियॉन्स क्या, यू ऑल नो दैट जो डिफेक्टेड या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, उनको हम प्रियॉन्स कहते हैं, है ना. यानी नॉर्मल प्रोटीन जो बनते बनते प्रॉपर फोल्डिंग के बदले मिसफोल्ड हो जाते हैं. सो दीज आर दे आर द प्रियॉन्स. और प्रियॉन्स इन्फेक्शियस हो सकते हैं, isn't it? तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एजेंट कॉजिंग सिजोफ्रेनिया, सेरिब्रल स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज या फिर मैड काउ डिजीज. आपको सिंपल ये देखना था कि इसमें से कौन सी चीजें प्रियॉन से हो रही है. दैट वाज अ सिंपल थिंग. सिजोफ्रेनिया में स्टूडेंट्स क्या होता है, इस प्रियॉन्स रोल इज देयर. एक तरह का ये तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ना. सेरिब्रल स्ट्रोक तो क्यों होता है, यदि आपकी वेसल्स में सिकुड़ गई है या फिर क्लॉट जमा हो गया है, रप्चर हो गई है ब्लड वेसल, या फिर हम कहेंगे कि ब्लड क्लॉट्स हो गया है, तो स्ट्रोक होने के चांसेस है. तो देयर इज नो रोल ऑफ प्रियॉन्स इन दिस केस ऑल्सो. अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स और टाउ टैंगल्स का एक्यूमुलेशन होता है. यहाँ पर भी आप प्रोटीन्स का मिसफोल्डिंग देख सकते हो. ये जो प्रोटीन्स हैं ये मिसफोल्ड होते हैं, लेकिन दे आर नॉट इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस नहीं होते हैं. ह्यूमंस के बीच में ट्रांसमिसिबल यू कैन नॉट से इट इज देयर. लेकिन मैड काउ डिजीज जो है स्टूडेंट्स, राइट, दिस इज डेफिनेटली प्रियॉन के एक्यूमुलेशन के कारण होती है, राइट. मैड काउ डिसीज को हम लोग बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं, BSc, राइट. थोड़ा सा मैड काउ डिजीज इतना समझ लो कि इट इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी. इट इज नॉट क्योरेबल, राइट. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है लेकिन ह्यूमंस में नहीं है, ये कैटल्स में होता है, ठीक है. ये डिसऑर्डर कैटल्स में होता है ड्यू टू द मिसफोल्डेड प्रोटीन जिसको हम प्रियॉन्स बोलते हैं. ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है. ह्यूमंस में ये डिजीज यदि होती है, यदि ह्यूमंस ऐसे इन्फेक्टेड बीफ को कंज्यूम कर लेता है, देन दिस डिजीज कैन हैपन टू ह्यूमंस. लेकिन ह्यूमंस में इसको हम मैड काउ डिजीज नहीं बोलते,
उसका वेरिएंट है, इट इज कॉल्ड एज VCJD, दैट इज Creutzfeldt-Jakob disease. Got it? So this is about your mad cow disease. The next one, heritability estimates the proportion of. Heritability क्या estimate करता है? Genetic variation in a group that can be attributed to phenotype. यानी genes में जो variation रहेगा और वो attribute हो रहा है phenotype में. Phenotype variation in an individual that can be attributed to gene. Phenotypic variation in a group that can be attributed to the genes, और environmental variation in a group. बेटा हेरिटेबिलिटी की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली इट विल बी नॉट इन एन इंडिविजुअल. इन एन इंडिविजुअल वाला जो एक था स्टेटमेंट कौन सा था, ये तो क्रॉस कर दोगे, वो पॉपुलेशन पे काउंट होता है, तो ग्रुप ही रहेगा. तो क्या जेनेटिक वेरिएशन जो कि एट्रीब्यूट हो रहा है फिनोटाइप पे, या फिर फिनोटाइपिक वेरिएशन जो कि एट्रीब्यूट हो रहा है जीन्स पे? हेरिटेबिलिटी वुड बी फिनोटिपिक वेरिएशंस ना, ग्रुप में जो फिनोटिपिक वेरिएशंस हो रहा है जो कि एट्रीब्यूट किस पे जा रहा है, टू द जीन्स. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, which of the following statements about crossing over is true? अगेन अ वेरी बेसिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर भी गलतियां हो जाती है यहाँ पर. क्रॉसिंग ओवर के रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट दिया है, देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्रॉस ओवर टू अकर बिटवीन टू जीन्स फार्दर अपार्ट. यानी यदि दो जीन्स बहुत दूर दूर है, राइट, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ये पहला स्टेटमेंट है. देयर इज अ लेसर प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्रॉस ओवर टू अकर बिटवीन टू जीन्स फार्दर अपार्ट. सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर लेसर है, यहाँ पर ग्रेटर बोला है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी वो बोल रहा है जितना दूर जीन्स होंगे उतनी उसकी क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रही है, कम होगी. ये ऐसा सी स्टेटमेंट बोल रहा है. और डी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन इज 100%. लिंक्ड जीन हम कम बोलेंगे जब ये दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत पास पास में है. तो बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 100% हो सकता है. कैन यू से दैट 100% हो सकता है? So which statement is true in this case? The frequency of a recombination, we can say the recombination हो रहा है तो उसकी frequency स्टूडेंट्स कभी भी 100% नहीं होती है. रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो, राइट, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो अलग बात है. रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, दो पैरेंटल आएंगे, दो ऑफस्प्रिंग आएंगी, सो डेफिनेटली मैक्सिमम 50% आएगा. Yes or no? So this is incorrect. Probability of cross, अब आप देखिए दो जीन्स जितने ज्यादा दूर रहेंगे उतना दूसरा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे. कि यदि दो जीन्स हमने ऐसे पास पास में रहे तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो रहा है तो चांसेस कहाँ बढ़ेंगे, चांसेस यहाँ बढ़ेंगे ना जब डिस्टेंस दूर दूर रहेगा. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत है, राइट. लेसर प्रोबेबिलिटी होगी कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी? इट वुड बी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी. यस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, राइट. यानी क्रॉस ओवर दो जीन्स जितने दूर हो गए उतना ज्यादा क्रॉस ओवर के चांसेस हो गए. जितने पास हो गया तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वो तो लिंक्ड फॉर्म है, तो वहां पर क्रॉस ओवर नहीं हो सकता है, isn't it? Now moving for the next question. Name the mechanism by which new alleles again appear in a population. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी. नया अलील कैसे आएगा पॉपुलेशन में? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्म के पार्टीशन होता है. कैरियोकाइनेसिस जहाँ पर न्यूक्लियस का होता है. ये तो हम सेल डिवीजन में देखते हैं, राइट. यहाँ पर नया एलील्स बनाने का कोई पार्ट ही नहीं आता है. दो आ जा रहा है म्यूटेशन और हेरिडिटी. हेरिडिटी में क्या हो रहा है, हेरिडिटी में जो ट्रेट है, एक
जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम ट्रेड को पास ऑन कर रहे हैं, दैट इज हेरिडिटी। न्यू अलील कैसे आएगा? न्यू अलील डेफिनेटली आएगा ड्यू टू द म्यूटेशन, है ना। यानी डीएनए सीक्वेंस में एक तरह का परमानेंट चेंज लेकर आता है म्यूटेशन, जिसके कारण नए अलील्स बनते हैं। सो न्यू अलील्स कैसे आएगा? ड्यू टू म्यूटेशन। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Patch clamp technique is used in biological membrane study. What is this mainly used to detect? Select the correct option. So what should be the correct answer? To estimate ion flow through ion channels, to quantify membrane proteins, to estimate membrane lipids in outer leaflet, या फिर to prove lateral diffusion of lipids in a membrane. Patch clamp की बात करें स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली आयन फ्लो को वो एस्टिमेट करता है थ्रू द आयन चैनल्स, isn't it? So your correct answer is option number 1 for the question. Anatomically, the conversion of series heart to parallel heart with a separation of oxygenated and deoxygenated blood circulation observed as a primary feature in the following evolutionary sequence in a chordate evolution. अब सीरीज हार्ट और पैरेलल हार्ट क्या है? सीरीज जैसे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, बस वही है। तो सीरीज हार्ट की यदि मैं बात करूं उसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यानी जहां पर वन वे एक ही तरह से फ्लो हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन जो हम बोल रहे हैं, isn't it? और पैरेलल हार्ट का यानी वी कैन गो विद डबल सर्कुलेशन। सिंपल वे में आप उसको इतना ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे जो सिंपल वे में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल वे में, दैट इज अ सीरीज हार्ट। पैरेलल यानी साइड बाय साइड हो रहा है, राइट? तो एग्नाथा टू फिशेस की यदि मैं बात करूं तो एग्नाथा स्टूडेंट्स जॉलेस फिशेस होती है। ये कहाँ पर बात करते हैं? ये भी एक तरह की फिश होती है, जॉलेस यानी प्रिमिटिव वन, जहां पर जॉ नहीं, जिनके पास में जॉ नहीं होती थी, यहां से फिशेस। दोनों के पास में स्टूडेंट्स, जॉड फिशेस और जॉलेस फिशेस, इनके पास में सिंगल सर्किट ही हम बोल सकते हैं हार्ट होता है। कैसे? क्योंकि ये इन सभी के पास में द हार्ट इट इज व्हाट? इट इज टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, जहां पर एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, तो इट इज सिंगल सर्किट। अब फिशेस से एम्फीबिया में आ रहे हैं, तो फिशेस का टू चेम्बर से हम लोग आ रहे हैं एम्फीबिया। इफ यू रिमेंबर फ्रॉग, वी सी देयर इज 3 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। 3 चेम्बर में हम देखते हैं क्या होता है, 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। एम्फीबिया टू रेप्टाइल्स, यानी 3 चेम्बर्ड आपका एम्फीबिया होता है। रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर्ड हम बोलते हैं, बट रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर्ड सिर्फ क्रोकोडाइल में देखा जाता है। यहां पर इनकम्प्लीट 4 चेम्बर होता है, राइट? यानी एट्रिया सेपरेट होता है लेकिन वेंट्रिकल सिंगल रहेगा, जहां पर सेप्टम, पार्शियल सेप्टम भी देखने को मिलता है, राइट? बर्ड्स टू मैमल दोनों में स्टूडेंट्स 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो यहाँ पर तो पैरेलल ही देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ पर भी आप एक तरह का सीरीज ही बोलोगे, क्योंकि ये पूरी तरह से 3 to 4 चेम्बर्ड नहीं गया है। तो इवोल्यूशन जब हम देख रहे हैं, सीक्वेंस हमको कहाँ दिख रहा है? सीरीज टू पैरेलल 2 चेम्बर्ड से 3 चेम्बर्ड में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। इज दिस मच क्लियर? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Downy mildew is the most destructive fungal disease of grapevines and it is caused by, किससे caused होता है डाउनी मिल्ड्यू? प्लाज्मोपोरा, राइट? प्लाज्मोपोरा विटिकोला जो है, इट कॉज, ये ग्रेप्स को अफेक्ट करता है, राइट? अगेन यहाँ पर और भी होते हैं जो कि डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, जैसे ब्रेमिया है, ब्रेमिया स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है लेट्यूस को, है ना। पेर्नोस्पोरा जो है
ये अफेक्ट करेगा स्पिनाच, अनियंस, टोबैको, इन सबको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ग्रेप वाइन दिया है, सो और ऑप्शन में भी प्लाज्मोपोरा है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी प्लाज्मोपोरा। एस्कोकाइटा रेबी इट क्या करती है? इट कॉजेज द ब्लाइट डिजीज, चिकपी सीड्स को कॉज करेगा। प्यूसिनिया स्टूडेंट्स, येलो रस्ट हम बोल सकते हैं, सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट को इट कॉजेज दैट। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिलिकोला जो है स्टूडेंट्स, ये भी डाउनी मिल्ड्यू करवाता है, बट अगेन फॉर द मिलेट्स, राइट। सो आपका यहाँ पर क्योंकि ग्रेप वाइन पूछा है स्पेसिफिकली, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स ऑन सरफेस ऑफ अ बॉडी ऑफ अ होस्ट इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन, पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन। सरफेस पे यदि पैरासाइट आया है होस्ट के सरफेस पे, अभी सरफेस पे ही है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसको इन्फेस्टेशन बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे या फिर कंटामिनेशन बोलेंगे? तो पोल्यूशन और कंटामिनेशन को तो आप क्रॉस कर सकते हो, राइट। स्पेसिफिकली तो ये टर्म एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, जहां पर चीजें मिक्स होके खराब कर रही है, एम आई राइट? लेकिन यहाँ पर तो सरफेस पे ही है पैरासाइट, तो इन्फेक्शन या फिर इन्फेस्टेशन होना चाहिए। इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं, कब बोलते हैं इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी के अंदर वो पैरासाइट माइक्रोब्स आ जाते हैं, देन इट विल कॉज इन्फेक्शन। यहाँ पर पैरासाइट कहाँ पर है? सरफेस पे है, सो दैट इज नॉट इन्फेक्शन, इट इज इन्फेस्टेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्फेस्टेशन. Got it? Now the next question, if we'll go with that, the next question is, in which one of the following phenomena coding region of the gene is affected, hence new protein is formed? कौन से फिनोमिना में जीन का कोडिंग रीजन अफेक्ट होगा और जिसके कारण नया प्रोटीन बनेगा? हेटेरोटॉपी बोलेंगे उसको, हेटेरोटाइपी बोलेंगे, हेटेरोक्रोनी बोलेंगे या फिर हेटेरोमेट्री बोलेंगे? क्या होना चाहिए आंसर? एक्चुअली जब कोडिंग रीजन अफेक्ट कहते हैं हम लोग जीन का, तो देखो स्टूडेंट्स, ओके वेरी सॉरी, आई हैव टेकन, चलो वो वाला स्लाइड नहीं है, मुझे लगा मैंने लिखा स्लाइड दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं। हेटेरोटॉपी की यदि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो म्यूटेशन जब आ जाता है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस में जीन के, ठीक है, ये क्या करता है? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज करेगा, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होगा यानी नया प्रोटीन बनेगा। हेटेरोटॉपी जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन चेंज कहाँ होता है? लोकेशन या फिर पैटर्न में चेंज होता है, किसके? जीन एक्सप्रेशन के। हमको चेंज कहाँ चाहिए था? कोडिंग रीजन में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो फिर जीन अल्टर करेगा अपना सीक्वेंस अमाइनो एसिड का। हेटेरोक्रोनी में क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है अगेन, लेकिन टाइमिंग में चेंज हो रहा है, या फिर डेवलपमेंटल रेट में चेंज हो रहा है जीन एक्सप्रेशन के, ठीक है। मेट्री में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? चेंज हो रहा है इन अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, प्रोटीन कितना बन रहा है उसके अमाउंट में चेंज हो रहा है। हेटेरोटाइपी में क्या हो रहा है? हेटेरोटाइपी में म्यूटेशन आ रहा है इन प्रोटीन कोडिंग रीजन, राइट, जो कि क्या करवा रहा है? नया प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following elements which one of the group is solitary and free living representative? निमेटोड, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा या फिर टर्बेलेरिया? क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? सिस्टोडा या फिर निमेटोडा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि सिस्टोडा कहे तो दैट इज नथिंग बट द टेप वर्म। तो टेप वर्म्स
सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग रहेंगे क्या? नहीं. टेपवर्म्स तो एंडोपैरासाइट्स है, यू नो दिस थिंग, isn't it? ट्रिमेटोडा में फ्लूक्स आ जाते हैं. फ्लूक्स भी जनरली क्या है? इंटरनल पैरासाइट्स ही है. ऑब्लिगेट इंटरनल पैरासाइट जहां पर दो होस्ट भी उनको लगते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल देयर. निमैटोड तो ये भी नहीं होगा. निमैटोड्स हमने कहा कि निमैटोड्स सॉलिटरी हो सकते हैं, ज्यादातर सॉलिटरी होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं. यहाँ पर उसने बोला है सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? टर्बेलेरिया, राइट. ये मोस्टली क्या होते हैं? फ्री लिविंग्स होते हैं. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन. The gill-like structure that is non-respiratory in function in branchial chamber of some of the telost. ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गिल जैसा है लेकिन नॉन रेस्पिरेटरी है. गिल है तो रेस्पिरेटरी होना चाहिए, बट दिस इज नॉट रेस्पिरेटरी. देखो जो चारों ऑप्शंस आपको दिए, एक बोला है हेमी ब्रांच. हेमी ब्रांच यानी गिल फिलामेंट्स का एक शीट होती है स्टूडेंट्स, जो कि एक गिल एक साइड से दूसरी साइड तक जाएगी, जिसको हम लोग हाफ गिल बोलते हैं. तो अगेन इट इज फॉर रेस्पिरेशन. होलो ब्रांच दैट इज नथिंग बट अ कंप्लीट गिल, जहां पर दो हेमी ब्रांचेस होते हैं, एक एंटीरियर साइड में और एक पोस्टीरियर साइड में. टीलियोस्ट के पास में जनरली 4 होलो ब्रांचेस होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ देयर हेड. देखो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं. देन आता है स्यूडो, राइट. Pseudo branch, that is a false gill which is located on inner surface of the gill cover cavity. ये एक वेस्टिजियल रेमिनेंट है स्टूडेंट्स, राइट. वेस्टिजियल है, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक गिल आर्च पे देखा जाता है, राइट. इसने अपनी रेस्पिरेटरी फंक्शन को पूरी तरह से लॉस कर दिया है और अभी सर्व क्या कर रहा है? वो काम करता है सिर्फ आइस को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में. रेस्पिरेशन का काम नहीं कर रहा है. दैट इज स्यूडो ब्रांच. सुप्रा ब्रांच जो होता है, अगेन दिस इज अ कैविटी विच इज कहाँ प्रेजेंट है? ट्रू गिल आर्च के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रीथ करने में हेल्प करती है. तो अगेन ये भी रेस्पिरेशन का काम कर रहा है. तो कौन सा नहीं कर रहा है रेस्पिरेशन का काम यहाँ पर? दैट इज योर सूडो ब्रांच, ऑप्शन नंबर डी. गॉट इट. मैंने आपको चारों इसीलिए लिख के दिए कि हो सकता है इस बार ये वाले ऑप्शन से रिलेटेड दिया था, नेक्स्ट टाइम आपको बचे हुए 3 में से भी कभी कुछ क्वेश्चन आ सकता है. The next question. The tRNA is a specific for amino acid and it differs in sequence of nucleotides. All tRNA molecules contain a based pair stem that terminates in a CCA sequence at. वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स. करेक्ट आंसर क्या आएगा? कहाँ पे टर्मिनेट होती है? 3 प्राइम टर्मिनाई पे ही टर्मिनेट होती है. Next is in larval amphibian, which of the following neuropeptides control the release of TSH that in turn regulates metamorphosis by stimulating secretion of T3, T4? TRH, GnRH, CRH या फिर GHRH. नॉर्मल केस यदि हम पढ़े तो हमारे दिमाग में सीधा आता है TSH बोला है, T3, T4 की सिक्रीशन है, तो इन दोनों के बीच में कौन आता है? TSH, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टूडेंट्स. TRH रिलीज करता है TSH को, जो कि बाद में T3, T4 को करवाता है, isn't it? So this TRH is, बट यहां पर हमको बोला है लार्वल एम्फीबियंस में, लार्वा में, यानी टेडपॉल्स में. ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है. TRH जो है मैमल्स के केस में और फ्रॉग के केस में, TRH का जो रोल होता है मैमल्स के केस में और फ्रॉग के केस में, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है स्टूडेंट्स. इनएक्टिव होता है ये. दिस इज एक्टिव in mammals and frogs, yes, and main TSH releasing hormone है, but this is inactive in tadpoles.
टेडपोल्स में इनएक्टिव होता है। तो ये गया GnRH, GHRH तो आप नहीं ले सकते, ये ग्रोथ हार्मोन है आपका, और ये आपका गोनेडोट्रोपिन रिप्रोडक्शन से और ग्रोथ से रिलेटेड आएगा, वहां पर भी लार्वल स्टेज में भी एम्फीबिया के आता है अभी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन CRH, राइट। यदि टेडपोल की बात करें स्टूडेंट्स, तो टेडपोल में CRH जो है इट इज प्राइमरी हाइपोथैलेमिक रेगुलेटर। मेन रेगुलेटर कौन है यहाँ पर? CRH ही होता है। यस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस को ये ड्राइव करता है, स्टिमुलेट करता है, और यही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि TSH की रिलीज को सीक्रेट करो और बाद में उसको रिलीज करो, राइट। तो लार्वल एम्फीबियन होने के कारण यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर विल बी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Yes. Moving forward, one more question there. DNA is not present in which one of the following? Bacteriophage, T4, TMV, adenovirus या फिर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में DNA नहीं है क्या? It is there, right? Adenovirus, again we can say it will be there. Bacteriophage में भी है. Tobacco mosaic virus में students it is having what? DNA के बदले में इसके पास में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. Instead of DNA. One more question. Proofreading activity of DNA polymerase is. DNA polymerase की proofreading activity 3' 5' exonuclease activity है, 5' 3' exonuclease है, एंडोन्यूक्लियस है या फिर पॉलीमरेज एक्टिविटी है. तो बेटा एंडोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज एक्टिविटी को आप क्रॉस कर सकते हो, राइट. आंसर क्या आएगा यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड यदि चला जाता है, इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए सिंथेसिस के समय में, तो ये क्या अलाउ करता है? एंजाइम रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स करवाता है और मिसमैच बेस को रिमूव करवाता है. कहां पर? 3' पे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एक्टिविटी कहां पर रहेगी पॉलीमरेज की? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ना कि 5', क्योंकि जो भी एडिशन होगा अगेन दैट वुड बी एट द 3'. आई होप दिस इज क्लियर. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे. आज जैसे कि मैं आपको कहती हूँ मार्च 23 का जो आपका MH सेट का पेपर हुआ था, मैंने उसी के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए. उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो जो बच्चे MH सेट का एग्जाम दे रहे हो डेफिनेटली आपको ये मिस नहीं करना है. लेकिन सिर्फ MH सेट ही नहीं, जितनी भी सेट्स होती है सेट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस लेवल सेम होता है, राइट. सारा कुछ का सेम होता है. क्वेश्चंस दूसरी एग्जाम्स में भी यही प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा. रेदर देन ओनली नॉट ओनली द सेट एग्जाम्स, आप दूसरी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप ये वाले प्रैक्टिस सेशंस करोगे, सो दैट वुड बी यूजफुल. क्योंकि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे, वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, और हम लोग समझ रहे हैं कि वो आंसर क्यों होना चाहिए, isn't it? यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अर्थ एकेडमी ऑफिशियल को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. एंड यस, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. जस्ट पढ़ते रहो, practice करते रहो, that would be much useful for you all. So students, till then all of you, bye bye and take care. Bye students.